नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैशाख माह की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। वहीं उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बार यात्रा मार्ग पर 4300 से अधिक घोड़े खच्चर संचालक सेवाएं देंगे। वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए हजारों घोड़े और खच्चरों का पंजीकरण किया गया है। पशुपालन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालु दर्शन के लिए खोले गए। सुबह 10:30 के अभिजीत मुहूर्त पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं कपाट उद्घाटन के मौके पर समूचा गंगोत्री धाम मां गंगे के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। बुधवार को कपाट खुलने के मौके पर मां गंगा के दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे। यहाँ श्रद्धालु ने मां गंगा की विग्रह मूर्ति के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं इस मौके पर गंगोत्री मंदिर परिसर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। अब श्रद्धालु 6 महीने तक गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और पुलिस विभाग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। बीते रोज डीजीपी दीपक सेठ ने हरिद्वार और ऋषिकेश में तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि यात्रा की सुरक्षा के लिए लगभग 6000 पुलिस कर्मियों और 17 कंपनी पीएससी समेत 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन और अन्य किसी भी साइबर ठगी से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड जारी किया गया है। इसके अलावा साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर सेल और एसटीएफ सक्रिय है, जिन्होंने अभी तक 30 से अधिक वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की है। डीजीपी ने बताया कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। पुलिस के साथ तमाम प्रकार की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पे है। 18 ड्रोन और 2000 से अधिक सीसीटीवी के माध्यम से ट्रैफिक और चारधाम मार्गों पर नजर रखी जा रही। वहीं उन्होंने दावा किया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा उत्तराखंड में नहीं होने दी जाएगी। बल्कि कई महीनों से एक व्यापक जो सुरक्षा योजना है उसकी तैयारी चल रही थी। पिछले वर्ष के जो अनुभव थे उन पर अब की बार एक फ्रेश एक्सरसाइज की गई और सभी जनपदों में जो चारधाम सेल हैं वो स्थापित किए गए, पुलिस मुख्यालय में स्थापित किया गया और एक विशेष आईजी गढ़वाल रेंज के कार्यालय में एक अलग से चारधाम कंट्रोल रूम अब की बार स्थापित किया गया है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, एक यातायात व्यवस्था और चारधाम यात्रा सुगमता से चले, जो ट्रैफिक फ़्लो है, जो चारों धाम में रूट हमारे हैं वो एक सुनियोजित ढंग से वहाँ पे ट्रैफिक चले, इसकी कार्य योजना तो तैयार की ही गई है। और साथ में जैसा आपने पूछा, पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जो सुरक्षित एक यात्रा संपन्न कराने की एक पूरी योजना है, उस पर भी काफ़ी हद तक एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज कर ली गई है। अगर हम ओवरऑल प्लानिंग की बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए अब की वर्ष लगभग 6000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जनपदों में उपलब्ध पीएसी है और उसके अलावा जो बाहर से अतिरिक्त बल दिया गया है, तो करीबन 17 कंपनी पीएसी की यहाँ स्थापित की जाएंगी यात्रा के दौरान। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो शीघ्र ही जिसका आगमन यहाँ हो जाएगा। यात्रा के संपूर्ण मार्ग पर ड्रोन से कवरेज रहेगी, सीसीटीवीज चारों धामों में और उसके अलावा यात्रा मार्ग पे लगभग
2000 से अधिक CCTVs हैं जिनके द्वारा पूरे रूट की और चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत और यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत पूरी निगरानी रखी जा रही है। हमारे कंट्रोल रूम्स में लगातार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास खुद संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा रहा है। मंत्री अजय टम्टा ने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में संविधान का बार बार दुरुपयोग हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि उस दौर में सिर्फ गांधी परिवार को विशेष दर्जा देने के लिए कानून बनाए गए और संस्थाओं को कमजोर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आज कांग्रेस पार्टी बिना कारण राष्ट्रपति, न्यायपालिका और सेना जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अजय टम्टा ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर किए गए व्यक्तिगत हमले और संविधान के लिए लगातार आज वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। लगातार उन्होंने संविधान को बदल के इस देश के अंदर के राज्यों के अंदर राष्ट्रपति राले के साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने इस प्रकार के हमले किए। अंततः मैं यही कहूँगा कि संविधान की रक्षा हमारा संकल्प है। कांग्रेस जो है का संविधान के कमज़ोर करने के और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का इतिहास रहा है। आज भी वह राष्ट्रपति और सेना और न्यायपालिका पर अकारण हमला करती है। इतना ही नहीं, नेता राहुल गांधी वैश्विक मंच पर देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार अलग विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि धारा 376 में भी उन्होंने नेहरू के कालखंड में 8 बार राष्ट्रपति शासन को बदला गया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 50 बार सर्वाधिक रूप से उस पर नुकसान करने का काम किया है। 1980 में 3 दिनों में 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई। तो मेरा कहना है कि लगातार उनके जो है धारा 356 को बार बार उसका दुरुपयोग किया गया और उसके कारण से इस देश के अंदर हमेशा संविधान के लिए उन्होंने नुकसान किया। चाहे राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर उद्घाटन में रोकने का प्रयास, जबकि उनका एक बहुत पता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक शब्द उन्होंने बोले हैं। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया। अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया गया। CAA नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ उनको उकसाने का काम किया। 3 तलाक का विरोध किया। मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में संवैधानिक विरोधी मांग की। न्यायिक और चुनावी संस्थाओं पर बार बार सवाल उठे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस प्रकार का इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। इनको खुद का अपना नैरेटिव पहले चेक करें। और कांग्रेस इस देश के लिए हमेशा घातक रही है। इस देश को कमजोर करने में हमेशा कांग्रेस का ही योगदान रहा है। वही पहलगाम में हुए आतंकी हमले और क्या पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाएगा को लेकर पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद ने कहा कि सवाल पर वे कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मिट्टी में मिला देने की बात कही है, जिसमें देश की जनता को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए आज विश्व के देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना पहले के मुकाबले आज काफी सशक्त और आधुनिकतम तौर से काफी मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना काम कर रही है और सेना को खुली छूट दी गई है। आप इंतजार करिए। मोदी जी ने कहा है आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की बात आई है तो इंतज़ार हमको करना चाहिए। इंडस ट्रीटी को हमने निरस्त कर दिया, उसके साथ ही और भी कई हमने कड़े फैसले लिए हैं और जिनका परिणाम दिखाई देगा। इसमें मेरा अधिक बोलना उचित नहीं है। पूरा देश सजग है, हमारी सरकार सजग है, जिसने हमारे देश में हमारे लोगों के प्रति जो रवैया अपनाया है, जाति धर्म पूछ के गोली मारी है, उन्होंने मानवता के खिलाफ काम किया है। आतंकवादी किसी जाति धर्म वर्ग का नहीं होता है। देश ने संयम बरता है, लेकिन बहुत ही गुस्से की लहर है सबके दिमाग में। जो सहायता करने वाले लोग हैं और आतंकवादी हैं, उनका दुष्परिणाम होगा। उनका पतन का समय आ गया है। सारा विश्व आज एक मंच पर आ गया है। ये बड़ी उपलब्धि। हर समय हमारी सेना
जल में, थल में, नभ में, हर जगह पूरी तरह से परफेक्ट है। हर एक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज हमारी सेना 62 की सेना नहीं है, आज मोदी जी के नेतृत्व में सेना है। राजनाथ सिंह जी ने बैठक ले ली, आप सब जानते हैं। गृह मंत्री जी वहीं पहुंच गए, आप ये भी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना दौरा छोटा करके भारत में आए। कितनी बैठकें हो रही हैं पूरा देश जानता है, सब लोग चिंतित हैं। इसलिए हम हर तरफ से सक्षम हैं, हर तरफ से ताकतवर हैं। हम संयम वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को एक षड्यंत्र करार दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने यात्रा शुरू होने के दिन ही अपने इस कार्यक्रम में शुरुआत करने का फैसला लिया। भट्ट ने कहा कि हमेशा कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया और देश में इमरजेंसी हो या चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, या कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा भी देश समाज को भड़काना, अराजकता माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आजादी प्रत्येक पार्टी को भी है, अपनी बात रखने का अवसर देती है, लेकिन बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब उस समय किया जा रहा है जब देश पहलगाम हमले से दुखी और आक्रोशित है। वो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में दूसरों करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति ने नॉन स्टॉप जारी है। इससे एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कांग्रेस ने आंदोलन के वो दिन चुना जिस दिन से चारधाम के कपाट खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा को प्रभावित करना कांग्रेस का उद्देश्य हर वर्ष रहा है। चारधाम यात्रा में विघ्न डालो रैली, मैं उनकी रैली को संज्ञा देता हूं। यात्रा से जहां उत्तराखंड के होटल व्यवसायी, परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों तथा छोटे एवं बड़े उद्यमों को लाभ पहुंचता है, वहीं कांग्रेस हर बार यात्रा काल में यात्रा को प्रभावित करने के कुकृत्य करती रहती है। पिछली यात्रा काल में भी केदारनाथ बचाओ यात्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और यात्रियों की संख्या बड़ी है। और इस बार भी मैं कह सकता हूं कि इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड आएंगे। लोकतंत्र बचाओ रैली मैं इस रूप में कह सकता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। मित्रों, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री रावत ने निदेशक उच्च शिक्षा और अलग अलग डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में डिग्री कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और छात्रों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर को बधाई देना चाहता हूं कि वो 45 साल की सेवाओं के बाद आज कल रिटायर्ड हो रहे हैं। आज उनका यहाँ पे रिटायरमेंट का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचा हूँ। और दूसरा, निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बना दी। कौशल विकास केंद्र का यहाँ पे खुला है, यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी ज़मीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी कि जल्दी अगर इसकी ज़मीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। बच्चों के लिए फर्नीचर हम पूरा दे रहे हैं, किताबें पूरी दे रहे हैं, बच्चों उदयमान बच्चों के लिए अलग से जो है व्यवस्था कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं, टीचर्स के लिए जो है भक्त दर्शन पुरस्कार दे रहे हैं
जो अच्छे टीचर हैं उनको 15-15 लाख रुपए तक का जो है प्रोजेक्ट वो बना सकते हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। और आप खुद आज समीक्षा बैठक में थे, आपने देखा होगा कि हमने उच्च शिक्षा में जो भी बच्चों की डिमांड थी वो सारी पूरी की। वहीं उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने काशीपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान का कई बार अपमान किया और उसे तोड़ा मरोड़ा है। उन्होंने नेहरू जी पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान से ऐतिहासिक चित्र हटवाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। तोड़ मरोड़ करके उसे पूरी व्यवस्था करके अपनी सरकार को बचाया और ये अपने आप में देश के अंदर आपातकाल लगा करके उन्होंने एक ऐसा काला अध्याय स्थापित कर दिया जो देश के जो लोकतंत्र पर भी बहुत बड़ा प्रहार था और संविधान को जो तोड़ा गया वो भी हमारे सामने आता है। उसमें कार्यकाल बढ़ा दिया गया, उसमें इंदिरा जी की सीट को सुरक्षित कर दिया गया और एक बड़ी विचित्र बात ही रही, किसी संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी भी निलंबित नहीं होते, वो किसी संविधान में आप चले जाए। लेकिन इंदिरा जी के समय में आपातकाल में जो है वो मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, गिरफ्तारियां होती थी, किसी प्रकार सुनवाई नहीं होती थी और लोग जेलों में सड़ रहे थे। कई लोग प्रताड़नाओं से मारे गए, ना अपील थी, ना वकील थी, ना दलील थी। ये कहा जाता था ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना आपके लिए कोई वकील जा सकता है और किसी प्रकार से कोई भी जो है आगे कानूनी आपको राहत नहीं मिल सकती। ये काम इंदिरा जी ने करी। क्या है? संविधान से एक बहुत बड़ा खिलवाड़। उस समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून छपा था, उसमें इंदिरा जी जो है वो अध्यादेश आपातकाल का, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति हुए। तो कार्टून में क्या था कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो बाथरूम में नहा रहे और इंदिरा जी हाथ से जो है वो कागज पकड़ा रहे कि साइन कर दो और फखरुद्दीन अली अहमद साइन कर रहे हैं। यानी कितनी मौकरी पूरे हमारे लोकतंत्र की बना दी गई और पूरी दुनिया में जो हमारे संग हुआ हम जानते हैं। तो एक कांग्रेस का एक और संविधान के ऊपर बहुत बड़ा ये प्रहार था। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उन्होंने अपना कार्यकाल ही बढ़ा लिया, 5 साल का कार्यकाल 6 साल कर लिया। तो ये भी अपने आप में कांग्रेस के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ क्योंकि संविधान के। वहीं श्रीनगर में नगर निगम के मेयर के वाहन पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ने की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन चालक प्रफुल्ल नेगी ने शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं मुख्य आरोपी अभय रावत और उसके साथियों आयुष मडोली और गौतम ने शराब के नशे में हुड़दंग मचाते हुए यह घटना अंजाम दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल एक घटनाक्रम हुआ और जिसमें मेरे वाहन पे अज्ञात युवकों द्वारा पत्थर मारा गया और जिसमें ईश्वर की कृपा बोलिए कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी पे भी कोई चोट नहीं लगी। मैं आपके माध्यम से अपने सभी श्रीनगर वासियों से अपील करती हूँ कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, हम सब सुरक्षित हैं। मैं आगे ये चाहती हूँ कि किसी पे भी इस प्रकार की घटना कहीं भी ना हो और इसके लिए पुलिस प्रशासन जरा सख्ती से काम ले। मैं नहीं थी गाड़ी में और ड्राइवर था और ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में इस तरीके का घटनाक्रम होना निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे इस तरीके का कोई भी अपने हाथों में ना उठाए इस तरीके का कार्य। तो इसके लिए मैं अपील करती हूँ। दुखद घटना हुई है कल, क्या घटना थी, क्या कुछ आप कहना चाहिए? देखिए, कल एक घटनाक्रम हुआ और जिसमें मेरे वाहन पे अज्ञात युवकों द्वारा पत्थर मारा गया और जिसमें ईश्वर की कृपा बोलिए कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी पे भी कोई चोट नहीं लगी। मैं आपके माध्यम से सभी श्रीनगर वासियों से अपील करती हूँ कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, हम सब सुरक्षित हैं। धन्यवाद। और पुलिस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, पुलिस ने कल रात ही अपनी कार्रवाई कर रही थी और पुलिस से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप शहर में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। खासतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी लाइन से हटकर समय समय पर अपने अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों हरीश रावत ने अपनी न्याय यात्रा निकाली तो अब वह गैरसैंण को लेकर सम्मान यात्रा
की बात करें, जबकि पिछले दिनों उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी राजनेता अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं रखेगा। पार्टी लाइन के जो भी कार्यक्रम तय होंगे उन्हीं में शिरकत करेंगे। ऐसे में बीजेपी को भी हरीश रावत की इस यात्रा को लेकर बैठे बिठाए तंज कसने का मौका मिल गया है। निर्देश कांग्रेस हाईकमान का भी है कि निजी कोई कार्यक्रम कोई नेता नहीं करे, किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी की अपनी अलग कांग्रेस है और आप जानते हैं उनके अपने अलग से कार्यक्रम चलते हैं। कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी शिरकत कम होती है और अपने प्रोजेक्शन के लिए उनकी अपनी यात्राएं, अपने कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये हरीश रावत कांग्रेस यात्रा होगी जो कि उनके केंद्रीय नेतृत्व की नहीं सुनती है। और वैसे भी हरीश रावत जी ने कब किसकी सुनी? उन्होंने यहाँ की जनता की नहीं सुनी, उन्होंने यहाँ के कांग्रेसियों की नहीं सुनी, उन्होंने कई बार अपने परिवार की नहीं सुनी। तो वो शैलजा जी के कैसे सुनेंगे? ये तो उनका स्वभाव ही नहीं है। बारिश का मौसम आते ही देहरादून पर उसका असर जल भराव के रूप में देखने को मिलता है, जिसको लेकर दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि निश्चित जल भराव एक बड़ा समस्या है। उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी नगर निगम योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि गंभीर इलाकों में कम से कम जल भराव हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी काम किया जा सके। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या होती है मानसून के दौरान और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए और रिचार्ज पिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी इसमें संयुक्त रूप से काम किया जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।